है कि इस इलाके को आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से मुक्त करना चाहते थे। काफी कश्मीर के लीडरान, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार। आज 5वां दिन है कठुआ में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर होते हुए, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं और 3 जो हैं आतंकवादी मारे गए हैं, जैसा कि दावा किया जा रहा है। कितने हैं इसका भी पता नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में यही कहा जाए कि 5 के करीब जो है। इसका मतलब है कि 2 अभी भी हैं और वो जगह बदल रहे हैं समय समय पे। कहाँ हीरानगर से शुरू होते 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 कहाँ पहुंच गया। हमारे जवान उन्हें खत्म करने के पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है बार बार कि हीरानगर सेक्टर, कठुआ सेक्टर में किस तरह से ये आतंकवादी अंदर घुस रहे हैं और कश्मीर के बाद जम्मू को जो निशाना उन्होंने बनाया है उसका एक सेफ जो है ना पैसेज उन्होंने हीरानगर का रास्ता, कठुआ सेक्टर का रास्ता चल गया है। जवान हमारे कर रहे हैं कोशिश और पूरी उम्मीद है कि इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। पहले भी हमारे जवानों के ट्रक पर इन्होंने हमला किया, वहां से कुछ लोग गायब हो गए, बाद में उनके डेड बॉडीज मिली, उन पर भी शक जाता है। इसका मतलब यह है कि इन जंगलों में आतंकवादी अभी भी और जगह पे भी छुपे हुए हैं। हमारे साथ है कर्नल बीके साई साहब, एक्सपर्ट है, डिफेंस एक्सपर्ट है, युद्ध लड़ा है, इन्होंने जंग देखी हुई है, कई ऐसे नजारे इन्होंने अपने आंखों से देखे हैं, कईयों को इन्होंने खत्म किया है। ये क्या चीज है, क्या हो रहा है? पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब होने के बावजूद भी अब यहाँ पे इतना कुछ जो हो रहा है, इनसे हम जानकारी लेंगे। कल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल साहब, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, जिस तरह से कठुआ के अंदर ये सब कुछ हो रहा है पिछले 3-4 महीनों से यहाँ पे हो रहा है। हीरानगर कठुआ बेल्ट में ड्रोन आते हैं, ड्रग्स फेंकते हैं, टनल्स है वहां से दिखाई देती है। कश्मीर में हम शांति कह रहे हैं और यहाँ पे युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आतंकवादी बढ़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। यहाँ तक रियासी में भी देखे गए हैं और उससे ज्यादा खतरा यह है कि नवरात्रे आ रहे हैं, वहां भी उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। क्या रीजन क्या है कि इस तरफ क्या हमारी कमजोरी है, क्या कारण है कि यहाँ पे ये बार बार प्रश्न यही आता है, क्यों यहाँ पे घुस रहे हैं? आदेश जी धन्यवाद। मुझे आपके कार्यक्रम में शामिल होकर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ मैं कुछ खुलकर बातें कर सकता हूँ और वो बातें कर सकता हूँ जो कि आम बातों से थोड़ी अलग होती हैं। एक प्रश्न को समझने के पहले मुझे थोड़ा सा इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि ये इलाका आखिर क्यों, थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। कुछ कड़वा लगेगा जो मैं बोलने वाला हूं। ये वो इलाका है जिसको कि पीसफुल कहा जाता था। ये वो इलाका है जिसके लिए लगभग क्या गिनकर हर चीफ मिनिस्टर ने, हर बड़े कश्मीर के लीडर ने किसी न किसी समय में, किसी ने 25 साल पहले, किसी ने 20 साल पहले, किसी ने 15 साल पहले, किसी ने 10 साल पहले तक ये आवाज उठाई कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ आप आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्यों लगाते हैं जी। इस इलाके में तो कुछ होता ही नहीं है। ये इतिहास का एक पहलू है कि इस इलाके को आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से मुक्त करना चाहते थे। काफी कश्मीर के लीडरान, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। इसी के साथ इतिहास का एक दूसरा पहलू
माधोपुर से लेकर और उड़ी तक अगर कहीं सुरंगें बनी हैं तो 5 बनी है, छठी तो बीच में पकड़ी गई थी। ये सिर्फ इसी इलाके में हीरानगर और सांबा के बीच में बनी है। अगर दहशतगर्द क्रॉस कर कर आए तो आप गिनिए, वो जो बसौली की तरफ सड़क जाता है, बिलावर बसौली वाला, 2 अटैक वहां हुए, 3 अटैक सांबा कैंटोनमेंट पर हुए। यहीं से क्रॉस कर कर अटैक रत्नोचक पर हुआ, यहीं से क्रॉस कर कर अटैक कालोचक पर हुआ, यहीं से क्रॉस कर कर अटैक सुंजुआ पर हुआ 2 बार, यहीं से क्रॉस कर कर अटैक नगरोटा पर हुआ, यहीं से क्रॉस कर कर अटैक टांडा पर हुए, जबकि वहां बॉर्डर काफी नजदीक है छमजोरिया और नौशहरा का। कोई भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन तब तक कामयाब नहीं होता जब तक कि लोकल पब्लिक की पूरी सपोर्ट न हो। अब वो सपोर्ट लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये पिछले एनकाउंटर में कठुआ वाले में क्या वो लेडी जिसने कि वो इंफॉर्मेशन दिया था, हमने उसको कुछ मॉनेटरी तौर पर मदद किया? क्या वो 2 स्कूली बच्चे जिन्होंने सुंदरबनी में देखा कि ये ड्रेस तो यूबीएसएफ की पहने हैं पर इनके जूते जो हैं वो हिंदुस्तानी भी नहीं लगते और वो फौजी भी नहीं लगते, और उन्होंने पोस्ट पर जाकर बताया कि ये 4 लोग सुंदरबनी इलाका में जो है ये फौजी नहीं है, क्या हमने उन बच्चों को कोई एनकरेजमेंट दिया? कम से कम एक सर्टिफिकेट जो हाथ में ले जाकर वो भर्ती के टाइम प्रायोरिटी पर भर्ती हो सकता। तो एक इंसेंटिव भी देना पब्लिक को जरूरी है। पब्लिक आखिर जान क्यों दे? वो औरत जो अपना खाना हस्बैंड को खेत में देने जा रही है, वो खाना छोड़कर क्यों भागे पुलिस पोस्ट तक? इसके साथ ही मैं एक बात करता हूं, हमारा ये कम्युनिकेशन सिलसिला बहुत धीरा है। मैंने एक फौजी अफसरान के बीच में भी बातचीत की और वहां भी उन्हें बताया कि जैसा हमारा 100 नंबर पुलिस का कंट्रोल रूम है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नंबर होना चाहिए जिसको खूब प्रचलित किया जाना चाहिए। बच्चे बच्चे को पता चलना चाहिए कि अगर मुझे मिलिटेंट नजर आया, हर जेब में आजकल मोबाइल है, मैं मोबाइल पर फला नंबर 245 नंबर रिंग करूंगा, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम में जाएगा। साथ ही जो नियरेस्ट पुलिस पोस्ट है उसको पता चलेगा कि मैं फलानी जगह से बोल रहा हूं, मेरे सामने से 4 बंदे गुजरे हैं, उनके हाथों में हथियार हैं, उनकी पहचान करो। इस तरह का कंट्रोल सिस्टम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में होना चाहिए और ये नंबर प्रचलित किए जाने चाहिए। हर मोबाइल में वो नंबर सेव होना चाहिए ताकि एक प्रेस से वो नंबर मिल जाए। उसके बाद मोबाइल वो बेशक जेब में डालकर रखे, पुलिस अंकल या आर्मी अंकल मेरे सामने से ये 4 लोग जा रहे हैं, मैं फलानी बोला नहीं है, रोटी देना ही इतने दिखे मैं ए 4 बंदे ने 6 बंदे ने एमी अपने देश वाले नहीं लगा दे। तो ऐसा कुछ कम्युनिकेशन वार्निंग सिस्टम आई थिंक घर घर में होना चाहिए और मोबाइल के तौर पर हर जेब में होना चाहिए। इसके बाद में दूसरे पहलू बताता हूं। गलवान में जब प्रेशर बढ़ा और अचानक वहां ट्रूप्स की जरूरत पड़ी, ट्रूप्स कहां से उठाए गए? इसी एरिया से। इस एरिया को मैं कहता हूं 2 नजर में टैक्टिकली देखिए। एक वो जो कि नेशनल हाईवे से और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर तक, और दूसरा वो जो नेशनल हाईवे से ऊपर पहाड़ी इलाकों में जहां से के रास्ते फिर डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग उस इलाके में निकल सकते हैं। तो एंट्रेंस के लिए ये इलाका, एंट्रेंस करने के बाद छुपने के लिए वो पहाड़ी इलाका। यही पैटर्न लगातार कई सालों से चला आ रहा है। पिछले अगर 8-10 एनकाउंटर उठाएं, उन सब ने यही शक्ल इख्तियार की है। मतलब हमने सीखा नहीं, पहले एनकाउंटर से लेके अब तक हमने सीखा नहीं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर
अब युद्ध में एक फैक्टर में कहीं ना कहीं कमी होती है, कहीं कहीं चतुराई होती है। शायद उनकी चतुराई यहाँ हावी रही और इस पूरे इलाके में बार बार कहकर कि ये पीसफुल इलाका है, पीसफुल इलाका है, फोर्सेस हटा लीजिए, फोर्सेस कम कर दीजिए, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटा कर दीजिए, एक साइकोलॉजिकल कंप्लेसेंसी और शलई से एक टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिकल कंप्लेसेंसी इस इलाके में पैदा की गई ओवर द इयर्स। अब जो आर्मी के ट्रुप्स हैं वो तो रोटेट हो जाते हैं 2 साल 3 साल में, जो आज यहाँ हैं वो अगले साल शायद उड़ीसा में होगा, जो आज यहाँ हैं वो कोई राजस्थान बॉर्डर पर चला जाएगा। तो जो नए ट्रुप्स बदली होते जाते हैं उन सब के लिए एक बड़ी कमजोरी होती है, जब तक वो इलाके को पहचान पाते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। और वो लोग जो इस इलाके को पहचानते हैं वो शायद फौज से ज्यादा उन लोगों का साथ देते हैं। और फौज को यहां से थिन करने का डिसीजन जिस भी लेवल पर हुआ, आफ्टर ऑल गलवान के लिए डिवीजन से ज्यादा की स्ट्रेंथ यहीं से निकली इन पहाड़ियों को छोड़कर। तो एक फैक्टर ये है कि यहां ही क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे अंदर एक स्ट्रेटेजिकल कंप्लेसेंसी आ गई कि यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। एक बात। दूसरी बात, जो इंफॉर्मेशन का पैसेज है, अब जैसा लेडी ने देखे 5 लोग जी, 3 कहती हैं उनमें से मार गिराए गए, 2 अब भी ज्यादा हैं जिंदा हैं। वो ऐसा ही होता है, जब लोग घिराव में आ जाते हैं तो एक हार्डकोर के जो लोग होते हैं लीडर टाइप्स, वो कहते हैं अब तुम 3 लोग मोर्चा संभालो, हम कहीं और जाकर मोर्चा बंदी करते हैं। तो वो 3 को कवरिंग फायर दिया और उस कवरिंग फायर में 2 खिसक गए। ये एक आम स्ट्रेटेजी है। अब वो 2 कहाँ जाएंगे, कौन से अड्डे पर, कौन से हाइड आउट पर पहुंचेंगे, ये कहना मुश्किल है। शायद कुछ समय बाद पता चले, शायद ना भी पता चले। दूसरी बात ये कि ऐसा भी सुनने में आया, एक लेडी ने बताया कि मैंने 18 लोगों के रोटी 4 दिन बनाई थी। इसी इलाके की लेडी ने कहा था 18 लोगों की रोटी 4 दिन बनाई थी। मतलब ऐसे हाइडआउट्स, ऐसे अड्डे यहाँ हैं जहां इस मिकदार में राशन उनके लिए बनाया जा सकता है, वेदर अंडर थ्रेट, वेदर अंडर प्रेशर, वेदर अंडर उनको पैसा देकर या उनको मोटिवेट करके, वट एवर बी द रीजन। पर ऐसे हाइडआउट्स यहाँ बने हैं जो एक दिन में नहीं बने हैं। इनको वो सालों का समय लगा है, जबकि हमने सॉफ्ट टच देकर, हीलिंग टच देकर, रीसेटलमेंट करके इन लोगों को ये अड्डे बनाने का मौका दिया। हमने इन लोगों को आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट के विरुद्ध बोल बोल कर एक कंप्लेसेंसी इस इलाके में पैदा करने का मौका दिया। अब वो सेटल्ड हैं, अब वो ढोक में हो, किसी के घर में हो, एक बार उसने हथियार पलंग के नीचे रख दिए तो वो मेरी आपकी शक्ल वाला बंदा है। वो निकलेगा भी, वो सुबह मॉर्निंग वॉक भी करेगा, वो खेत में भी जाएगा और वो रेकी भी करेगा कि ये ट्रक कहाँ से जाता है, किधर जाता है, किधर रुकता है, कौन सा मोड़ ऐसा है जहां मैं अपनी मशीन गन या छोटी गन या राइफल्स फिट कराकर बंदे रखकर इनको कैजुअलिटी दे सकता हूं और आकर उसको गर्म रोटी भी घर में मिलेगी। तो इस तरह से ग्रेजुअली ये इलाका एक हैप्पी होम बनता गया, एक सेफ हेवन बनता गया और यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ता गया, जिसमें वो सब लोग शामिल हैं जिन्होंने इस स्ट्रेटेजिकल कंप्लेसेंसी को बढ़ने दिया। कर्नल साहब, मैं अब इस एनकाउंटर पे बात करना चाहता हूँ, कुछ चाहूंगा आपसे। एक तो पहली बात ये है, पता चला इस लेडी ने बताया 5 है वहां पे, तो हमने उन लड़कों को आगे भेज दिया जिनको इन मिलिटेंट्स के साथ लड़ने की ट्रेनिंग नहीं है। हार्डकोर मिलिटेंट, फॉरेन मिलिट्री कहते हैं, ट्रेनिंग करके आते हैं यहाँ पे वो एसपीओ जिन्होंने शायद AK-47 भी ठीक तरह से चलाई हो, उनको आगे भेज दिया
क्यों? जब 2 दिन वहां पे उतरा, 2 दिन तो उसके बाद फिर खामोशी छाई रही। इस बीच में सीआरपीएफ या सेना या किसी को नहीं, इतनी जल्दी नहीं वहां बुलाया गया। इनकी कैजुअलिटी वहां पे बेचारे शहीद हो गए। और दूसरी बात यह है कि अभी तक इतने सालों में हम अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स को वहां पे क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। ओवरग्राउंड वर्कर्स को नहीं ढूंढने पाने का एक वजह है, जो लोग 18-18, 20-20 साल से सेटल हो रहे हैं, मिंगल हो चुके हैं पब्लिक में, उनके लिए जबरदस्त पब्लिक सपोर्ट होना जरूरी है। उनको वीड आउट करने के लिए, तलाश करने के लिए, पहचान करने के लिए, और फिर साबित करने के लिए कि जिस बंदे को आप पहचान रहे हैं, ये कोई वो तो नहीं जैसा एक वो चला था जी, ये तो था ही नहीं इसमें मुलव्वस, इसने तो मस्जिद में जाकर कसम भी खा ली और ये कर लिया। अब उसके पीछे जो पब्लिक सपोर्ट आ जाता है, या मैं यूं कहूं कि पॉलिटिकल पब्लिक सपोर्ट आ जाता है, उसको भी काउंटर करना है। तो जब तक आपके पास सबूत ना हो, आप ऐसा किसी के गले पर हाथ नहीं डाल सकते। मैं एक चीज और मैं थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगा कि कश्मीर और जम्मू में थोड़ा सा अगर ज्योग्राफिकली के साथ भी फर्क समझते हैं, भाषा का भी समझते हैं। अगर कश्मीर के अंदर कोई वहां पे एडजस्ट हो जाता है, कश्मीरी बोलता है, चलता है, तो पता चल जाता है। यहाँ जो भाषा है वो डिफरेंट होती है, जम्मू के लोगों की, पहाड़ी के लोगों की डिफरेंट है। यहाँ कोई आता है तो पहचाना जा सकता है, पता चल सकता है, उसकी आवाज से पता चल सकता है ये इस एरिया का नहीं है। वो पाकिस्तान से आया, फर्क पता चल जाएगा इसकी भाषा जो है सियालकोट की है, इसकी भाषा मुजफ्फराबाद की है, उसकी भाषा वहां की है। फिर भी यहाँ हमें नहीं पता चल पाता। मुजफ्फराबाद की भाषा, मीरपुर की भाषा, सियालकोट की भाषा और जम्मू की भाषा। नहीं, मैं एक पहाड़ी भाषा की बात कर रहा हूँ, जो हमारे जम्मू कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं हम। जी हाँ, वो डोगरी ज्यादा वहां पे बोली जाती है। ट्रेनिंग लेकर ही आते हैं, शायद कुछ सेंटेंसेस भी सीख कर ही आते हैं। आफ्टर ऑल ऐसे ही तो नहीं उनको लॉन्च कर दिया जाता। तो इस ऑपरेशन के बारे में आप क्या कहें? जिसमें इस ऑपरेशन के बारे में मैं 2 चीजें कहूंगा। हमें कमजोरी हमारी कहाँ है? उनका पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमसे तेज है। ये तो बात है, सबसे बड़ी बात। क्यों तेज है? क्योंकि हमारा, जैसा मैंने कहा कि लोग बदली होते रहते हैं, वो बदली नहीं होते रहते। उनके सपोर्टर्स यही हैं। अगर बमियाल में उनका सपोर्टर बैठा हुआ है तो वो पिछले 10 साल से 20 साल से शायद पैदा ही वहां हुआ होगा। हमारा जो बीएसएफ का प्लाटून बमियाल में है, वो कुछ दिन पहले शायद मीरपुर में होगा, ईस्ट में कहीं होगा। ये शायद उड़ीसा में होगा, शायद राजस्थान में होगा, शायद गुजरात में होगा। तो हमारा लॉट चेंज होता जाता है। उनका सपोर्टर, उनको खाना देने वाला, उनको गाइड करने वाला लोकल है, यहीं पैदा हुआ है, यहीं रहा है, और तब तक मदद करता रहेगा जब तक उसको इमदाद मिलती रहेगी। अब मैं इसी केस पर आता हूँ। एक लेडी ने देखा, वो 5 लोग थे, पानी मांगा, उसने पानी दिया, नहीं दिया, पर वो पकड़ना चाहते थे, वो भागकर उसने पुलिस पोस्ट पर दिया। सब में आप समझते हैं कितना समय लगा होगा? खेत से बिल्कुल बिल्कुल निकली, गांव में जाकर शोर मचाया, किसी को साथ लिया, पुलिस पोस्ट तक गई। बिल्कुल, मिनटों का काम नहीं है ये, 1-2 घंटे लगे। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेंड फौजी टेररिस्ट को वो 2 घंटे में कहां का कहां निकल जाएगा। उसके बाद उनका राशन खाने और 4 मैगजीन वहां पड़े मिले। हमने क्यों नहीं ट्रैकर डॉग्स का इस्तेमाल किया? तो एक पूरी स्ट्रेटेजी को बदलने की जरूरत है। और वो स्ट्रेटेजी को बदलना हम, जब तक हमारी जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं, इनको हम लैंड बेस रखेंगे तब तक नहीं होगा। हम अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। हमारे अपने हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, हमारे अपने फाइटर क्राफ्ट्स बन रहे हैं, हमारे अपने ड्रोन्स बेतहाशा बन रहे हैं। अब हमारी क्विक रिएक्शन टीम्स को गाड़ियों से एडिशन में हेलीकॉप्टर बेस्ड क्यूआरटीज की जरूरत है, जो अभी तक नहीं है। हमें कांस्टेंट ड्रोन सर्वेलेंस की जरूरत है, जो अभी तक नहीं है। हम अफोर्ड कर सकते हैं, वी आर अ बिग कंट्री। ये सब कुछ
मौजूद है देश में, इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक स्ट्रेटेजिकल चेंज करने की जरूरत है। हमें टेररिस्ट से ज्यादा बड़ी रफ्तार पकड़नी है। तो हमें लोकल पुलिस को जो है वो चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। लोकल पुलिस उनको को सिर्फ चुस्त करना पड़ेगा। नेताओं के पीएसओ बढ़ा के रख दिया है या थाने के लिए रख दिया, इससे आगे नहीं। अगर यही ट्रेंड होते, बिल्कुल 5 हमारे 4 जब शहीद नहीं होते वहां पे, सही ट्रेंड होते तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा एक होम एंड हर्थ यूनिट्स का गठन शुरू हुआ था, काफी कामयाब हुआ ये वैली के कुछ एरियाज में। होम एंड हर्थ को हम भूल गए। वो लोकल लोग जो यहीं पैदा हुए, यहीं से फौज में गए, सर्विस की, लौट कर यहीं आए, उनको टेरिटोरियल आर्मी में रखना शुरू किया था। वो काफी कामयाब साबित हुए, वो फिर काफी कामयाब साबित हो सकते हैं। लकीली जम्मू और कश्मीर में, खास तौर पर जम्मू खित्ते में बेतहाशा एक्स सर्विसमैन हैं। हम उनका फायदा नहीं उठा रहे हैं। वो एक ट्रेंड फोर्स है, वो एक लॉयल फोर्स है, वो एक अनुभवी फोर्स है जिसने ये एनकाउंटर कई बार जीवन में देखा है अपनी रिटायरमेंट से पहले। हम उनको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम उन्हें अलग रख रहे हैं। एक और चीज जो कि कुछ और हालात भी ऐसे हुए जम्मू में भी, आखिरी लास्ट जो भी न्यूज में ज्यादा जोर पकड़ रहा है, पटियाला में, यूपी में, राजस्थान में, एक दो नजर से देखा जा रहा है फौज को और पुलिस को, जबकि ऑपरेशंस में ये कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ काम करती हैं। पर मैं समझता हूँ रिटायरमेंट के बाद इनको एक दो अलग किस्म की फौज देखी जा रही है। फौज जो भी है, वो जेकेपी का है, वो सीआरपी का है, वो बीएसएफ का है, वो आर्मी का है, वो राष्ट्रीय राइफल्स का है, जिधर का भी है, या देशवासी है या देशवासियों के दुश्मन का दुश्मन है, जो देशवासी देश को नुकसान पहुंचाते हैं उनको शत्रु मानता है। और इन दोनों को ज्यादा नजदीक लाने की, ज्यादा मोहब्बत करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं ये जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, इनमें एक गैप बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं समझता कि मेरे साथ अगर एक आईजी साहब या डीआईजी पुलिस के चल रहे हों और फायर आ जाए तो हम दोनों शायद डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। एक दूसरे की ढाल भी बन सकते हैं, एक दूसरे का हथियार भी ले सकते हैं, एक दूसरे की जान भी बचा सकते हैं, एक दूसरे की खातिर शहादत भी दे सकते हैं। यही जज्बा डाउन दी ट्रूप्स होना चाहिए, रिटायरमेंट तक, वर्दी पहनने तक, वर्दी उतारने के बाद भी। और ये तभी मुमकिन होगा जबकि हमारी पुलिस में, फोर्स में, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स में ज्यादा से ज्यादा हम इन अनुभवी एक्स सर्विसमैन को शामिल करें, उनका फायदा उठाएं और उनके उस अनुभव से हम आगे बढ़ें और इस देश पर जो ये विपदा है इससे लड़ाई करें। बड़ी सीधी सी बात है, कई सालों से पुलिस में भर्ती नहीं हो रही है, जवान लड़के सामने नहीं आ रहे हैं जो करना चाहते हैं, जो आए हुए हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। अब और जो ट्रेंड है उनको हम यूज नहीं कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बातें हम कर देते हैं, पाकिस्तान ने भेज दिया हमारे यहाँ पे, पाकिस्तान आतंकवाद भेज रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है। पाकिस्तान आज कोई नया भेज रहा है? पाकिस्तान 70 साल से हमारा दुश्मन है, आज कोई नया दुश्मन बना है? आदर्श जी, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन का इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्दी में भी कर रहा है। उनकी जो ये बैट टीम्स आती हैं, इनके साथ उनके रिटायर्ड फौजियों को सम्मिलित किया जाता है। हम क्यों नहीं करते ऐसा? हमने उनको एक क्या वो फायर्ड कार्ट्रिज समझकर एक तरफ क्यों हमने डब्बे में डाल के रखा हुआ है? ये तो जी मिसफायर हैं या फायर हो चुके हैं, अब ये किस काम के? वो बहुत काम के हैं, उनको इस्तेमाल करके देखिए। मैं कई बार जोश में आकर कह जाता हूं, पर मैं फिर भी कहूंगा, यंग हूं, 84, ऐसा मौका आने पर गन लेकर खड़ा हो सकता हूं। बिल्कुल, वीर चक्र ऐसे दिनों आपको दिया गया सरकार ने, आपकी वीरता के ऊपर आपको वीर चक्र मिला है। क्या मेरी फौज के वो 35, 37, 40 साल की उम्र के रिटायर हुए अनुभवी हवलदार और नायक जो कि इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं
इन्फेंट्री स्कूल में या और स्ट्रेटेजिकल स्कूल्स में, जूनियर लीडरशिप में, वो क्या ये काम करने के लायक नहीं है? क्या उनमें वो जज्बा नहीं है? तो इनको एक अलग दिशा दिखाने की जगह या एक अलग किस्म की ब्रांडिंग करने के बाद ओ पुलिसिया है जी, ओ फौजी है जी, ओ फौजी के क्या पड़ा, वो कहते जी पुलिसिया ने क्या करना, इकट्ठा करो ने, ये सब देशवासी हैं, ये सब भारतीय हैं, इन सब ने कसम खाई है देश की रक्षा की, इन सब ने कहा है कि आखिरी खून की बूंद तक, आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ता रहूंगा, देश के लिए। मैं तो ये नहीं कहता कि अपने प्राण दुश्मन के प्राण न्यौछावर करूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं समझता हूँ कि इससे पुलिस को सीख लेनी चाहिए और हम बीपी न्यूज लाइन की ओर से उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। करण साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतनी कीमती जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये सारा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और आने वाले दिनों में इसी सीख के साथ जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहेगी। नमस्कार।